दिल्ली लाइव में सीएम केजरीवाल ने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक को आज संबोधित किया। हमने पिछले 70 सालों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। ये सीएम की तरफ से कहा गया। स्टार्टअप को बढ़ावा देने से मिलेगी नौकरी, उद्योगों पर फोकस करने की जरूरत है। छोटे उद्योगों को सुविधाएं और टैक्स में राहत दी जाए। हमारे देश के युवाओं के पास विचार हैं। युवाओं को नए बिजनेस शुरू करने के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए। युवा चीन से भी सस्ता माल हमारे देश में बना सकते हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने से देश की जीडीपी में भी सुधार आएगा। उद्योगों को बढ़ावा देने से देश की जीडीपी में भी सुधार आएगा। उसी दौरान की तस्वीर आप देखिए, जब प्रधानमंत्री के साथ तमाम सीएम प्रदेशों के वर्चुअली जुड़े हुए थे, उस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी बात रखी। स्टार्टअप को बढ़ावा देने से नौकरी मिलेगी, सीएम केजरीवाल की तरफ से कहा गया। उद्योगों पर फोकस हो रहा है और उद्योगों पर फोकस और भी करने की जरूरत पड़ेगी। तमाम स्टार्टअप को बढ़ावा देने से नौकरी मिलेगी और छोटे उद्योगों को सुविधाएं और टैक्स में राहत दी जानी चाहिए। तो हमारे देश के युवाओं के पास नए विचार हैं। उद्योगों पर फोकस हो, सीएम की तरफ से कहा गया। हमारे देश के युवाओं के पास नए विचार हैं। युवाओं को नए बिजनेस शुरू करने के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए। तो गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बोले सीएम केजरीवाल, स्टार्टअप को बढ़ावा देने से नौकरी मिलेगी। उद्योगों पर फोकस हो, सीएम की तरफ से कहा गया। तो दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिरला निगम उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए शाहबाद डेयरी पहुंची। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी निगम उपचुनाव की 5 सीटें जीतेगी। लोग दिल्ली सरकार की ओर से किए गए कामों को देखकर मतदान करेंगे। वहीं इस दौरान राखी बिरला ने अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से दिल्ली में करवाए जा रहे विकास कार्यों से लोगों को अवगत करवाया। लोगों से बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। बीते 6 सालों के अंदर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने अपनी काम की राजनीति से दिल्ली की जनता का दिल जीता है, उसी प्रकार से आने वाली 28 तारीख को एक बार फिर से वार्ड नंबर 32 के मतदाता अपने आशीर्वाद के रूप में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में रामचंद्र जी को यहाँ। राजधानी दिल्ली में नगर निगम उपचुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। उपचुनावों को लेकर बीजेपी प्रचार को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रही। शालीमार बाग विधानसभा से उपचुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी सुरभि जाजू के समर्थन में पूर्वी दिल्ली से सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी सालामार गांव पहुंचे, जहां पूर्वांचल के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने पूर्वांचल के लोगों से भाजपा प्रत्याशी सुरभि जाजू के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस मौके पर मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए कार्यों की भी जमकर तारीफ की। सुरभि जाजू हमारे प्रत्याशी, हमारे मनोज भैया का स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे। और हमारे अविनाश सिंह जी जो पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष है, कोई नहीं थे आजू बाजू हमारी। तो आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। दुर्गेश पाठक ने कहा, एमसीडी में बैठी भाजपा ने भ्रष्टाचार करने के इरादे से एक और शर्मनाक कदम उठाया है। भाजपा शासित एमसीडी अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर विकास कार्य पर सांसद और विधायक निधि से खर्च होने वाले फंड में से 10% पैसा लेने का प्रस्ताव लेकर आई है। इस तरह अब भाजपा शासित एमसीडी के पार्षद और मेयर
एमपी एमएलए के फंड में भी 10% की दलाली मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्राइवेट माफिया बन चुकी है। अब एमपी एमएलए फंड से लीगली 10% से लेकर भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी भाजपा के इस नीच कदम का पूरी तरह से विरोध करती है और प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग करती है। आप पार्षद इस प्रस्ताव का सदन में विरोध करेंगे और इसे जनता के बीच लेकर जाएंगे। आप एक सरकार की एजेंसी हैं, सरकारी एजेंसी हैं। जनता ने आपको चुनाव वोट दिया है, आपको तो जनता ने बोला कि जाके आप काम करिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम काम करने, ये बिल्कुल एक प्राइवेट माफिया नहीं होता जो दलाली करता है कि आप मुझसे फॉर्म भरवा लें, अपना पासपोर्ट अप्लाई करवा दें तो मैं 10% आपसे लूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई भी विधायक अपने क्षेत्र में अगर पैसा लगा रहा है तो उसका 10% भारतीय जनता पार्टी को दे। तो भारतीय जनता पार्टी कहना क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि हम एक प्राइवेट दलाली की एजेंसी बन चुके हैं और हमारा काम है दलाली करना। अब तक दिल्ली की जनता अपने विधायकों के पास जाती है, उनसे बातचीत करती है और कहती है कि ये हमारे यहाँ का सड़क बनवा दीजिए, ये हमारे यहाँ की नाली बनवा दीजिए, ये हमारे यहाँ कैमरा लगवा दीजिए। अपने सांसद के पास जाती है, कहती है हमारी नाली बनवा दीजिए। विधायक उसमें से जो भी उनको फंड मिलता है उसमें से फंड देते हैं कि भाई इसको बनाइए। एमसीडी कह रही है कि जनता की सड़क तो बननी चाहिए, जनता की सड़क बनाओ या ना बनाओ, लेकिन इस पैसे का 10% भारतीय जनता पार्टी को दो। 10% तो आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर संबोधित किया। दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी में बैठी भाजपा ने भ्रष्टाचार करने के इरादे से और शर्मनाक कदम उठाया है। भाजपा शासित एमसीडी अपने अधिकार क्षेत्र में विकास कार्य पर सांसद और विधायक निधि से खर्च होने वाले फंड में से 10% पैसा लेने का प्रस्ताव देकर आई है। इस तरह अब भाजपा शासित एमसीडी के पार्षद और मेयर एमएलपी एमएलए के फंड में भी 10% की दलाली मांग रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्राइवेट माफिया बन चुकी है। अब एमपी एमएलए फंड से लीगली 10% से लेकर भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी भाजपा के इस नीच कदम का पूरी तरह से विरोध करती है और प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग करती है। आम आदमी पार्टी पार्षद इस प्रस्ताव का सदन में विरोध करेंगे और इसे जनता के बीच लेकर जाएंगे। तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश जेपी ने एमसीडी के सभी ग्रुप के कर्मचारियों का वेतन जारी किया। महापौर ने कहा कि हमने कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को 180 करोड़ रुपए जारी किया, जिससे हमारे ए, बी, सी और डी ग्रुप के अक्टूबर तक हमने बकाया राशि दे दी है। नवंबर महीने का वेतन भी जल्दी दे दिया जाएगा और रिटायर्ड कर्मचारियों को भी 1 महीने की पेंशन दे दी है। आने वाले समय में सफाई कर्मचारियों का भी वेतन जल्द दिया जाएगा। साथ ही अध्यापक का भी 1 महीने का वेतन हमने दे दिया है और आने वाले समय में हम जल्द ही सभी का भुगतान करेंगे। तो एमसीडी ने जारी किया 180 करोड़ रुपए और एमसीडी भी ग्रुप के कर्मचारियों का वेतन जारी किया है। महापौर उत्तरी दिल्ली जयप्रकाश की तरफ से कहा गया कि जल्द ही और जो लोग बचे हैं जिनका वेतन नहीं पहुंचा है उनका भी वेतन पूरा जारी किया जाएगा। एमसीडी के सभी ग्रुप के कर्मचारियों के वेतन जारी किए गए हैं। एमसीडी ने जारी किया 180 करोड़ रुपए का फंड। तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश जेपी की तरफ से ये जानकारियां दी गई। एमसीडी के सभी ग्रुप के कर्मचारियों को वेतन जारी हो चुका है, ये जेपी की तरफ से कहा गया। नमस्कार दोस्तों, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने बड़ा ही अथक प्रयास से मेहनत करके इस माह फिर 180 करोड़ रुपया हमारे कर्मचारियों का और रिटायर्ड कर्मचारियों का जारी किया है, जिससे मेरा सारा डी ग्रुप, सी ग्रुप, बी ग्रुप, ए ग्रुप जिनका अक्टूबर का माह वेतन बकाया था उनका अक्टूबर का वेतन हमने जारी कर दिया है। नवंबर का वेतन भी हम उनके लिए व्यवस्था में लगे और 1 माह के हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों का पेंशन भी हमने जारी किए। तो 180 करोड़ रुपए मैंने जारी किए और आने वाले समय में हमारे सफाई कर्मचारियों का वेतन भी हम जारी करेंगे। बंगाल
बंगाल में सियासी हलचल तेज है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल के रानाघाट से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार जी है। सर, एक के बाद एक आपके दिग्गज नेताओं का दौरा हो रहा है बंगाल में। चुनाव आने वाला है, कितना अहम है ये दौरा, और ममता बनर्जी लगातार हमलावर हो रही है बीजेपी पे? देखिए, पॉलिटिक्स में ये तो होना चाहिए ही है। वो बंगाल का जो सारी पब्लिक है, आम आदमी अभी तो भाजपा के साथ जुड़ा है। नया नया सब आ रहा है, सब दल छोड़कर भाजपा के पास आ रहा है। इसलिए भाजपा ही बंगाल का उन्नयन कर सकते। वो सेंट्रल का साथ एक साथ कदम मिलाकर ये उन्नयन के काम भाजपा ही कर सकेगा। इसीलिए सारी पब्लिक, सारी जो दल है, उनका आदमी भाजपा में शामिल हो रहा है। दादा, आप भी दिल्ली से बंगाल जा रहे थे, आपकी गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हुई, आपने टीएमसी पे आरोप लगाया, क्या कुछ प्रकरण था? देखिए, पहले से मेरे ऊपर धमकी था, मेरे के हराने के लिए पहले वो मर्डर के साथ जोड़ने का कोशिश किया, लेकिन जनता जवाब दे दिया। 16 दिन में सबसे ज़्यादा वोट से मैं जीत लिया। वो सहानुभूति वोट नहीं मिला, उल्टा हो गया। सब जानते हैं मुझे, मैं तो ज़मीन के साथ जुड़ा है, सारी पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन है। इसलिए पब्लिक का पास पता है जगन्नाथ सरकार क्या है, क्या कर सकते, इसीलिए उस जवाब वोट में दे दिया। एक के बाद एक बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या बंगाल में हो रही है। ममता सरकार मौन है, कहीं ना कहीं बीजेपी का ये आरोप है, कैसे देखते हैं? देखिए, ममता भी सोच लिया, उनका दल टूट रहा है, पब्लिक भाजपा के साथ हर रोज जुड़ते हैं। इसलिए वो जान लिया जो ममता का क्षमता खत्म होने वाला है। इसलिए पावर में रहने के लिए ये बुरा काम कर रहा है। किसी को थानेदार को इस काम में तृणमूल के पक्ष में लगा रहा है। वो जो गुंडागर्दी है उनका टीएमसी के बारे में काम में लगा रहा है। वो जो कोई गणतांत्रिक जो जनगण का पावर था वो उनका ख़त्म करके वो इतना स्वैरतांत्रिक रूप से वो काम कर रहा है। इसलिए जनता और भी ज़्यादा खिलाफ हो रहा है। वो चुनाव आते ही ममता बनर्जी लोक लुभावने वादे कर रही है, अब कह रही है 5 रुपये में हम थाली देंगे, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो थाली और जिस घोषणा कर रहा है वो सिर्फ वोट के लिए। पहले से ममता बनर्जी बहुत वोट के लिए घोषणा किया, वो कभी एक काम भी पूरा नहीं किया। इसलिए उनका ऊपर विश्वास जनता के नहीं है। मोदी जी के खिलाफ बहुत प्रचार होता है, लेकिन आदमी जो है ना, सोच जो अच्छी तरफ जानता है मोदी जी, आदमी के लिए काम करता है। वो साधारण आदमी था, वो पीएम बना, इसलिए मोदी जी के समर्थन में बहुत पब्लिक हर रोज़, हर महीना, हर साल ज़्यादा से ज़्यादा उनका समर्थन में आ रहा है। आखिरी सवाल सर, बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी बंगाल में, आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, ये तो अनुमानिक कम से कम 200 सीट मिल जाए, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ जगन्नाथ सरकार जी, जिनका कहना है कि आने वाले चुनाव में हमारी उम्मीद है कि 200 प्लस सीटें बीजेपी को मिले। न्यूज़ और इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। एक के बाद एक बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने बंगाल का दौरा शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी भी बीजेपी पर जुबानी हमले तेज कर चुकी हैं। इन्हीं मुद्दों पर रानाघाट से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार से खास बातचीत कर रहे थे हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी। दिल्ली में अपराधियों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। ताजा मामला रोहिणी सेक्टर 6 का है, जहां ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बनाया और बुजुर्ग महिला के हाथों से सोने का कंगन लेकर फरार हो गए। ठगी की यह वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला सब्जी लेने के लिए गई हुई थी। घर से कुछ ही दूरी पर 2 लड़के खड़े मिले और महिला को अपनी बातों में बहला फुसलाकर खाली पड़े प्लॉट के पास ले गए और महिला को बेहोश कर उनके हाथों से 6 तोले के सोने के कंगन लेकर फरार हो गए। कुछ देर बाद जब महिला को होश आया तो उनके हाथ से सोने की चूड़ियां गायब मिली। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से ठगों की तलाश शुरू कर दी है।
अंदर ले गए हैं गली में, मम्मी जी करते रहे हैं। हाँ जी। मुझे पता नहीं, कहने लगे मम्मी जी इसके पास 4-5 लाख रुपए हैं। अच्छा। क्या कहते हैं आधे आप ले। मैं कहा भाई मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास भगवान की कृपा है, मेरा घर पास है, मैं अंकल जी से मिलवा देती हूँ। कह रहा नहीं आंटी जी, मम्मी जी घर नहीं जाना, घर नहीं दिखाना। उसके बाद मुझे अंदर ले गए, मुझे फिर पता ही नहीं है क्या वहाँ पे उतार है, क्या करे हैं। फिर मेरे केले में ना रुमाल और नकली वो थे कड़े से, वो डाल दिए। और वो जो गत्थी सी नहीं ना, उसमें कह रहे नोट है, नोट नहीं थे, वो कागज से भरे हुए थे, वो मेरे उसमें डाल दिए। बस फिर मेरे को नहीं पता चला क्या कर रहा था। तो आप सब्जी लेने गई थी बाजार? हाँ जी। सब्जी ले रही थी, 2 लड़के आए हैं, उन्होंने गली में ले जाके जो है वो कड़े उतार लिए हैं, पता नहीं क्या क्या करके माता जी करके, कुछ समझ नहीं आया कि इसको क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सीधी सी है, पढ़ी लिखी ज़्यादा है भी नहीं। अच्छा सीधी है, कहीं घर से ज़्यादा बाहर जाती भी नहीं, आस पास ही रहती है, और बस जो है बीमार वैसे रहती है। और जो है ना वो कड़े उतार लिए, फिर हमने पुलिस में कंप्लेंट करी, तो वो आए थे, हमारे को तो कुछ दे नहीं गए रिपोर्ट वगैरह। कितने तोले के कड़े हैं? 6 तोले के। तो राजधानी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में किन्नर के घर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों से करीब 1.5 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी बरामद की। डीसीपी दीपक यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोइन अहमद, कमलनाथ और विवेक के तौर पर हुई है। सोलह फरवरी को लक्ष्मीनगर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट आई थी, जिसमें बताया गया कि 2 घंटे के लिए जो कंप्लेनेंट हैं वो अपने घर से गई थी। इसी बीच में उनके घर में चोरी हो गई। चोरी में तकरीबन 1.5 लाख रुपए कैश, आधा किलो के करीबन चांदी और 15 तोले सोना, ये सब सामान चोरी किया गया था। जैसे ही ये केस रजिस्टर किया गया, तुरंत इसमें स्पेशल टीम फॉर्म की गई और आसपास के एरिया में सर्च और इंक्वायरी स्टार्ट किया गया। सीसीटीवी फुटेज एनालाइज करने पे पता चला कि लक्ष्मीनगर का ही रहने वाला एक आदमी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो जब उनसे पूछताछ की गई कड़ाई से, तो उन्होंने आगे का अपना पूरा सच जो है वो बयान कर दिया। इस मामले में पुलिस ने टोटल 3 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें एक मोइन अहमद हैं जो लक्ष्मीनगर के रहने वाले हैं, और इसके अलावा 2 लोग साहिबाबाद के हैं। तो राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था संभाल रही दिल्ली पुलिस ने बीते 16 फरवरी को अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। दिल्ली पुलिस के 74वें स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली में आगामी 22 फरवरी तक दिल्ली पुलिस सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस जनसंपर्क वाहन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। दिल्ली पुलिस ने महाराजा अग्रसेन कॉलेज में जनसंपर्क वाहन के माध्यम से लोगों को तकनीकीकरण के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली पुलिस और लोगों के बीच की दूरी को समाप्त करने का बेहतर प्रयास किया। इस मौके पर दिल्ली पुलिस की सभी एप्लीकेशन के बारे में बताया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आम जनता को जागरूक किया जा सके और लोग दिल्ली पुलिस की डिजिटल एप्लीकेशन का फायदा भी ले सके। ये असर हो गया। लेकिन आइए सुनिएगा एक छोटी सी कविता और 2 एक अशआर पढ़ के आपसे इसके लिए लगा रहा हूं, यही जरूर है बस। वो पीले बाद में कहता मेरे लिए एक लाऊं। ये जो आज का कार्यक्रम है, ये दिल्ली पुलिस वीक के मद्देनज़र रखा गया है। इस पूरे एक हफ़्ता जो है 16 से 22 फरवरी, इस बीच में जो ज़िले के सभी जो पुलिस स्टेशंस हैं, वहाँ पर हमने इस प्रकार के कार्यक्रम रखे हैं, जहाँ पर पुलिस और पब्लिक इंटरेक्शन है उसको प्रमोट किया गया है। पुलिस के द्वारा दी गई जो तमाम तरह की सर्विसेज हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयर कराया जा रहा है। जो हमारी स्कीम्स हैं, युवा सशक्ति, प्रहरी, निगहबान, इस प्रकार की जो स्कीम्स हैं, इनके बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है। इसमें एक हमारा जनसंपर्क वाहन है, वो भी पूरे ज़िले के अंदर घूम घूम कर लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, और साथ ही साथ वहीं पे ऑन द स्पॉट सर्वेंट टेनेंट वेरिफिकेशन, सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन, ये सब इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं, उनका ऑन द स्पॉट ये प्रोवाइड की जा रही है। तो देश में बच्चों के साथ यौन शोषण अपराध चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। बच्चों के साथ यौन शोषण अपराध में कमी लाने के लिए एनएसीजी और स्पीड संस्था की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पॉस्को कानून से जुड़ी जानकारियों को बताया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 7 देशों में पहले से ही चल रहा है। अब उड़ीसा और दिल्ली के माध्यम से भारत में भी इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम का मकसद बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण अपराधों पर रोक लगाना है।
आज का कार्यक्रम बच्चों के मुद्दे को लेकर था, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी को लेकर था कि दिल्ली में और देश में, विश्व में बहुत सारी घटनाएं बच्चों के साथ घट रही हैं। बच्चों के साथ बहुत सारे अब्यूज के केसेज हो रहे हैं। तो बेसिकली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे मीडिया के साथ एक सेंसिटाइजेशन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारा और NACG जो है नेशनल एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ग्रुप है, सार्क कंट्रीज़ में ये ग्रुप है और साइवाक के पार्ट है NACG, और NACG इंडिया के तरफ से इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, जिसमें मीडिया के साथ वर्कशॉप की गई, जिसमें लोगों को जानकारी दी गई कि किस तरह से और कहाँ पे किस लेवल पे ये चाइल्ड के साथ, बच्चों के साथ, हमारे नौनिहालों के साथ अब्यूज की केसेज हो रहे हैं। NSCG और स्पीड संस्था ने मिलकर आज एक बच्चों पर सेक्सुअल असाल्ट के मामलों को लेकर सेमिनार रखा गया, जिसमें मीडिया से जुड़े लोग शामिल हुए और उनका मकसद था कि भारत में बच्चों के साथ हो रहे यौन शोषण के अपराधों में बढ़ोतरी एक चिंता का विषय है। ये मैं आपको बता दूं कि 7 देशों में कार्यक्रम चल रहा है। अब भारत में भी इसकी 2 राज्यों के माध्यम से दस्तक दी गई है, जिसमें एक राज्य दिल्ली है। और आज उन तमाम लोगों को जागरूक किया गया है, जिससे आने वाले समय में बच्चों के यौन शोषण के मामलों में कमी लाई जा सके। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। तो इसी के साथ दिल्ली लाइव में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।